दोस्तों, आज की कहानी का नाम है एक औरत क्या चाहती है। इस कहानी के सभी पात्र एवं घटनाएं काल्पनिक है। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। अगर कहानी आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। निखिल और साक्षी की शादी 17 वर्ष पहले हुई थी। दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे, लेकिन ना जाने कब इन दोनों के रिश्ते में कड़वाहट पैदा हो गई, पता ही नहीं चला। साक्षी बहुत परेशान रहा करती थी, क्योंकि साक्षी का पति निखिल अब साक्षी से ना ही अच्छे से बातें करता और ना ही अच्छी बर्ताव करता। उसे तो बस अपने ऑफिस से ही मतलब था और अपने बच्चों से। साक्षी को ऐसा लग रहा था कि वो अपनी जिंदगी जी नहीं रही, बल्कि जिंदगी काट रही है। साक्षी के परिवार में कुल मिलाकर 6 लोग थे, एक बेटा, एक बेटी और सास ससुर। साक्षी ही पूरे घर को चलाती थी। सुबह की चाय से लेकर रात की बर्तन धुलने तक साक्षी को खुद को संवारने के लिए समय ही नहीं मिलता था, और जब सुबह होता तो फिर से बेचारी साक्षी इन सब कामों में व्यस्त हो जाती। उसे पता ही नहीं चलता कि कब सुबह हुई और कब रात, और बाकी लोगों को तो बस बिस्तर पर ही खाना और नए नए पकवान चाहिए थे। अगर सासू माँ के पैर में दर्द होता तो साक्षी की वो अच्छी वाली मालिश चाहिए होती थी, और ससुर जी को दवा भी खिलाने का जिम्मा साक्षी के ऊपर ही था। ऐसा लग रहा था साक्षी इस घर की बहू नहीं बल्कि काम वाली है, लेकिन साक्षी बेचारी अपनी मजबूरी किसी के साथ साझा नहीं करती थी, बस सब्र से काम लेती थी। एक दिन साक्षी अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार करती है, ड्रेसेस पहनाती है, लंच पैक करती है, नाश्ता बनाती है और अपने पति के लिए चाय भी बनाती है, और फिर उसके बाद अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने ले जाती है। तभी अचानक से हड़बड़ी में साक्षी का पैर लड़खड़ा जाता है और वह गिर जाती है, जिस वजह से उसे मोच आ जाती है। जैसे तैसे साक्षी अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर घर वापस आती है। घर में कदम रखते ही ससुर जी आवाज देते हैं, बेटी मेरी दवाइयाँ कहाँ हैं? दवा खाने का वक्त हो गया है। साक्षी कहती है, हाँ बाबूजी, लेकर आती हूँ। उसके थोड़े बाद ही सासू माँ भी आवाज लगाती है कि बेटी मेरे लिए चाय ले आओ। साक्षी कहती है, हाँ माँ, लेकर आती हूँ। साक्षी ने अभी तक नाश्ता नहीं किया था। उसने सोचा चलो अब मैं थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, उसके बाद फिर बर्तन भी धुलना है और उसके बाद मुझे थोड़ी पढ़ाई भी तो करनी है। अगले कुछ महीने बाद मेरी परीक्षा जो होनी है। इतना सोचने के बाद साक्षी नाश्ता करने के लिए बैठती है। तभी अचानक से ससुर जी भी चाय की मांग कर देते हैं। साक्षी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह फिर भी कहती है, ठीक है बाबूजी, मैं लेकर आती हूँ। साक्षी को सबसे ज्यादा गुस्सा इसलिए आता था क्योंकि सारे काम करने के बाद भी साक्षी को पढ़ाई करने के लिए वक्त नहीं मिलता था, और जब उसका पति निखिल घर आता तो उससे अच्छे से बात भी नहीं करता और अपने खर्चे गिनाने लगता कि मैं परेशान हो गया हूँ तुम लोगों के खर्चे उठा उठा कर, स्कूल के खर्चे और बच्चों की फीस और माँ बाबूजी की दवाइयाँ, और थोड़े बहुत पैसे बचते हैं तो वह तुम अपने किताबों के लिए मांग लेती हो, और कहता है साला परेशान हो गया हूँ मैं इस जिंदगी से। तभी साक्षी को गुस्सा आ जाता है और वह निखिल से कहती है, देखो ये फालतू की बात मुझे मत सुनाओ, मैं पक चुकी हूँ तुम लोगों का ड्रामा देख देख कर। मैं सारे लोगों के लिए नाश्ता बनाती हूँ, खाना बनाती हूँ, हर एक काम करती हूँ, लेकिन आज मेरे पैर में मोच आ गया तो मुझसे यह पूछने वाला भी नहीं है कि बेटी कैसी है तुम्हारी तबीयत। इतना कहने के बाद साक्षी रोने लगती है और कहती है, क्या मैं इन किताबों को खुद के लिए पढ़ती हूँ? नहीं निखिल नहीं, मैं इन किताबों को हम लोगों के आने वाला कल अच्छा हो इसलिए पढ़ती हूँ। क्या तुम्हारे पैसे सिर्फ मुझ पर ही खर्च होते हैं जो तुमने आज ऐसी बात कह दी? मैं भी तो दिन रात मेहनत करती हूँ। निखिल मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती हूँ, लेकिन तुम मुझसे 2 प्यार भरी बातें तो कर लिया करो। इतना भी ना हो सके तो मुझ पर चिल्लाया तो मत करो। लेकिन नहीं, तुम्हें तो ऐसा लगता है कि सारे परेशानियों की जड़ मैं ही हूँ। अगर तुम्हें घर में रहना और सारे कामों को करना इतना आसान ही लगता है तो ठीक है, बस एक दिन तुम घर में रहकर खाना बनाकर, बर्तन धुलकर और ना जाने क्या क्या सब करके देख लो, फिर पता चलेगा तुम्हें कि बाहर जाकर पैसे कमाना और घर में रहकर इतने सारे मेहनत करना दोनों लगभग बराबर ही हैं। लेकिन नहीं, तुम मर्दों को तो बस ऐसा लगता है कि औरतें सिर्फ घर में रहकर अपनी मनमानी करती हैं। नहीं निखिल नहीं, तुम बिल्कुल गलत हो। निखिल जवाब देता है, ये फालतू का रोना धोना बंद करो, मुझे ये मगरमच्छ के आंसू पसंद नहीं है। उसके बाद निखिल कहता है, आज तो साला दिन ही खराब है।
उतने में ही साक्षी गुस्से में आकर कहती है, तो ठीक है, अब मैं कुछ दिनों के लिए मायके चली जाती हूँ और तुम अकेले माँ, बाबूजी और दोनों बच्चों और इस पूरे घर को संभालो। और देखो कि यह इतना आसान भी नहीं है। साक्षी और निखिल की आवाज कमरे की बाहर जा रही थी, जिसकी वजह से बच्चे और माँ, बाबूजी सब कमरे में आ जाते हैं और निखिल की माँ पूछती है कि क्या हुआ बेटा, तुम लोग आपस में क्यों झगड़ रहे हो। तभी निखिल कहता है, माँ, साक्षी अपने मायके जाना चाहती है और कुछ दिन आराम करना चाहती है, क्योंकि इसका कहना है कि यह रोज रोज का ड्रामा देखकर इस घर में घुटन महसूस करती है। तभी बाबूजी कहते हैं, बहू, तुम अगर चली जाओगी तो मुझे गर्म पानी करके कौन देगा, मुझे टाइम पर दवाइयाँ कौन खिलाएगा। तभी बच्चे भी बोल पड़ते हैं, माँ, मुझे नानी के घर नहीं जाना है। तभी साक्षी बोलती है, मैं तुम लोगों को लेकर नहीं जा रही हूँ, मैं अकेले ही जा रही हूँ, तुम लोग अपने दादा दादी के साथ ही रहना। तभी बच्चे बोलते हैं कि माँ, मुझे लंच बनाकर कौन देगा, मुझे स्कूल कौन पहुँचाएगा। तभी साक्षी बोलती है, वह निखिल समझे कि तुम्हें स्कूल कौन पहुँचाएगा, मैं बस जा रही हूँ। तभी निखिल कहता है कि ठीक है बेटा, तुम लोग टेंशन मत लो, तुम्हारी माँ चली जाएगी तो क्या हो जाएगा, मैं हूँ ना, मैं सब करके दिखा दूंगा। साक्षी अपने कपड़े पैकिंग करने के लिए चली जाती है। माँ, बाबूजी साक्षी को बहुत मनाते हैं तो साक्षी कहती है, माँ, मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन माँ, मैं भी इंसान हूँ, आप लोगों को ऐसे छोड़कर जाने का मेरा भी मन नहीं कर रहा। लेकिन माँ, जरा आप भी सोचिए कि मुझे भी तो प्यार की जरूरत है। चलो, मुझे प्यार ना भी मिल सका कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम मुझे भी तो अपनी जिंदगी जीने का हक है। लेकिन नहीं माँ, इस घर में ऐसा मुमकिन नहीं है। तभी बच्चे भी साक्षी के पास आ जाते हैं और सवाल करते हैं कि माँ, आप वापस कब आओगी। तभी साक्षी कहती है, बेटा, कुछ ही दिनों में मैं आ जाऊंगी, तुम लोग अच्छे से पढ़ाई करना और हाँ, टाइम पर खाना भी खा लेना। साक्षी अपने कपड़े की पैकिंग करके जाने लगती है। तभी निखिल की माँ, बाबूजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन यह निखिल अभी भी गुस्से में मुंह मोड़े हुए खड़ा था। तभी साक्षी निखिल को कहती है कि टाइम पर खाना खा लीजिएगा, मैं कुछ दिनों में ही आ जाऊंगी। साक्षी अपने मायके के लिए रवाना हो जाती है। घर के सारे लोग सोफे पर बैठकर सोच में पड़े हुए थे कि अब आगे क्या होगा और कैसे होगा, और साथ ही साथ साक्षी के ऊपर अफसोस भी कर रहे थे कि बेचारी इतना काम करती थी, हम लोगों का ख्याल रखती थी, लेकिन हम सब मिलकर एक साक्षी का ख्याल नहीं रख सके। अचानक से निखिल की मोबाइल की घंटी बजती है और पता चलता है कि निखिल को 2 दिनों बाद किसी जरूरी काम से दूसरे शहर में जाना होगा। इतना सुनते ही निखिल के माता पिता दोनों और भी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं और बोलते हैं, बेटा, बाहर जाने का प्लान कैंसिल करो, क्योंकि साक्षी भी अभी घर पर नहीं है। तभी निखिल कहता है, नहीं बाबूजी, बाहर जाना बहुत जरूरी है, अगर मैं नहीं गया तो मुझे ऑफिस से निकाला भी जा सकता है, क्योंकि अभी काम का प्रेशर बहुत ही ज्यादा है। तभी निखिल की माँ कहती है, ठीक है बेटा, अगर ऐसी बात है तो तुम बाहर जाओ, लेकिन बेटा, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि बहू के जाने के बाद अगर तुम भी इस तरह हमें अकेले छोड़कर चले जाओगे तो हम लोगों का क्या होगा। तभी निखिल कहता है कि माँ, नौकरानी रख लेते हैं, यही सही होगा, क्योंकि वैसे भी साक्षी यही चाहती थी कि हम लोग एक नौकरानी रख ले और फालतू का पैसा बर्बाद करें। तभी बाबूजी कहते हैं कि नौकरानी बहू की जगह कभी नहीं ले सकती, क्योंकि एक नौकरानी तो सिर्फ खाना बनाएगी, बर्तन धो लेगी, लेकिन मुझे मेरी दवाइयाँ कौन देगा। वह भी समय पे, बुढ़ापे में एक सहारा भी था तो वो भी खत्म हो गया, ना जाने अब हम सबका क्या होगा। तभी निखिल कहता है, माँ और बाबूजी, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, हम लोग एक और नौकरानी रखेंगे जो सिर्फ और सिर्फ आपकी खिदमत करेगी। तभी बच्चे कहते हैं कि पापा, आपने खाना बनाने के लिए और दादा दादी के लिए नौकरानी तो रख ली, लेकिन अब हम लोगों को रोज स्कूल कौन पहुंचाएगा और इतनी सुबह सुबह लंच कौन बना कर देगा। तो निखिल कहता है, मैं उसके लिए भी आदमी रखूंगा और उस साक्षी को मुंह तोड़ जवाब दूंगा कि उसके बिना हम अधूरे नहीं हैं। बच्चे मायूसी के साथ बोलते हैं, ठीक है पापा, जैसा आप ठीक समझे। निखिल बच्चे को कहता है, ठीक है, तुम लोग टेंशन नहीं लो, सब ठीक हो जाएगा। वह हर काम के लिए अलग अलग नौकरानी को रखता है, इसके लिए उसने बस हिसाब ही किया था तो महीने के 45,000 हो जा रहे थे। उतने में ही बच्चे बोलते हैं कि पापा, आपकी सैलरी तो 60,000 है और 45,000 आप नौकरानी को ही दे देंगे तो आपके पास बचेगा क्या, राशन कहाँ से आएगा, स्कूल की फीस कौन देगा। तभी बाबूजी बोलते हैं कि मेरी दवाइयाँ कहाँ से आएगी। ना जाने कितने सवाल सबके मन में उठने लगे।
निखिल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन वह अपने गुस्सैल दिमाग के आगे कुछ सही फैसला नहीं ले पा रहा था। और इधर बेचारी साक्षी मायके के लिए तो निकली थी, लेकिन बस स्टॉप पर ही खड़ी खड़ी सोच में पड़ी थी कि मेरे बिना मेरे परिवार का क्या होगा। तभी वह वापस घर जाने का इरादा करती है और वापस अपने घर आ जाती है। और घर में भी तनाव का माहौल था, क्योंकि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होगा। उतने में ही घर की घंटी बजती है। निखिल बोलता है, अब इतनी रात को कौन आया है। निखिल दरवाजा खोलने जाता है। दरवाजा खोलते ही वह पाता है कि साक्षी वापस आ गई है और उसे देखकर आज निखिल की आंखों में भी आंसू थे और बेचारी साक्षी भी रो रही थी। तभी बच्चे आ जाते हैं और अपने माँ के गले लग जाते हैं और कहते हैं, माँ आप हमें छोड़कर कहाँ चली गई थी। तभी माँ कहती है, नहीं बेटा, मैं आप सबको छोड़कर कहीं नहीं जा रही। निखिल को अब एहसास हो चुका था कि साक्षी के बिना यह घर बिल्कुल अधूरा है, क्योंकि जहाँ वह 60,000 की महीना कमाता है वहीं हजारों रुपए साक्षी बचा देती है। लेकिन इस बात की फिक्र किसी को ना थी कि बेचारी साक्षी इतनी मेहनत करती है। पूरे परिवार को सीख मिल चुका था। घर के सारे लोग साक्षी को अब ढेर सारा प्यार करने लगे थे और उसका पति भी उसे बहुत मानने लगा था, क्योंकि उसे बहुत अच्छे से एहसास हो गया था कि बेचारी साक्षी भी इंसान है, ना कि मशीन। तभी साक्षी कहती है, चलिए आप लोगों ने खाना तो नहीं खाया होगा। तभी माँ कहती है, बेटा खाना बना ही नहीं तो खाएंगे कैसे। तभी साक्षी कहती है, ठीक है माँ, कोई बात नहीं, मैं बना देती हूँ, आप लोग बस 10 मिनट इंतजार कीजिए। तभी निखिल की माँ कहती है, नहीं बेटी, आज मैं भी तुम्हारे साथ खाना बनाऊंगी। उतने में ही निखिल भी कहता है कि चलो साक्षी, मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। उतने में ही निखिल के पिताजी कहते हैं, अरे भाई मेरे लिए भी कोई काम हो तो मुझे भी बता दो। तभी साक्षी कहती है, नहीं बाबूजी, आप बस आराम कीजिए, हम लोग हैं ना। पिताजी कहते हैं, ठीक है बेटा, जल्दी बनाना, बेटा बड़ी जोरों की भूख लगी है। आज घर के सारे लोगों को ये पता चल जाता है कि वे लोगों ने साक्षी को कहीं न कहीं बहुत बड़ी पीड़ा दिया था। लेकिन अफसोस, अब पुरानी बातों को याद करके भी क्या फायदा। साक्षी के लिए यह मुहावरा कहना गलत नहीं होगा कि घर के मुर्गी दाल बराबर। साक्षी को इस बात की खुशी थी कि अब उसका हक उसे मिलने लगा था, इसलिए वह पुराने सारे गमों को भूल गई थी। लेकिन आज भी हमारे समाज में ना जाने कितने ऐसे घर हैं जहां औरतों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। इसके लिए हमें जरूरत है कि हम लोग अपने घर की औरतों का ख्याल रखें और उनका हक उन्हें जरूर दें, क्योंकि उनकी भी जिंदगी है और उन्हें भी जीने का अधिकार है। इस चीज की शुरुआत आप अपने घर से कीजिए। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस अपने घर की औरतों को ढेर सारा प्यार देना है। वह औरतें आपकी पत्नी भी हो सकती हैं, आपकी बहन भी हो सकती हैं और आपकी माँ भी हो सकती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।